लीजिए अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में कई सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तब एक प्रभा नाम का लड़का पेनल्टी के दौरान फुटबॉल पर किक मारने वाला होता है। उसी समय गोलकीपर भागता हुआ एक आदमी के पास जाता है और जमीन से चाकू निकालकर उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद उन बच्चों में से कुछ बच्चे निकलकर सामने आते हैं और उस आदमी को घेर कर ये बच्चे उस आदमी को जान से मार देते हैं। उसी समय वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं, जिसे देखकर वो गोलकीपर तो वहाँ से भाग जाता है और प्रभा जो ये सब कुछ खड़ा खड़ा देख रहा था उसे भी उन मर्डर करने वाले बच्चों के साथ पकड़कर पुलिस वाले अपने साथ ले जाते हैं। और प्रभा बस चिल्लाता ही रह जाता है कि मैंने खून नहीं किया, पर कोई भी उसकी नहीं सुनता। इसके बाद इन बच्चों को वहाँ के एसीपी के पास ले जाते हैं और वहाँ भी प्रभा कहता है कि सर मैं तो सिर्फ खेल रहा था, लेकिन इन लोगों के साथ मुझे भी पकड़ लिया गया। तब एसीपी पूछता है कि कौन सी बस्ती से हो तुम? तो प्रभा कहता है कि वालीनगर, और ये जानकर एसीपी मुस्कुराने लगता है। असल में वालीनगर का नाम उस पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा बदनाम था, क्योंकि वहाँ के बच्चे अक्सर मर्डर, चोरी और नशे के इल्जाम में पकड़े जाते थे। इसलिए पुलिस ने प्रभा को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो वालीनगर से था। और फिर बच्चों को जुवेनाइल सेंटर भेज दिया जाता है। अब सब बच्चे तो वहाँ भी खुश थे, पर झूठे इल्जाम में आया प्रभा सब लोगों से अलग अलग रहता था और उसे वहाँ का इंचार्ज नोटिस भी करता था कि ये सबसे अलग क्यों रहता है। फिर एक दिन इंचार्ज प्रभा को बुलाकर पूछता है कि क्या दिक्कत है? तो प्रभा फिर से कहता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो पुलिस वाला कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं सकते। तब प्रभा कहता है कि सर मुझे पढ़ने के लिए 10th की किताबें चाहिए होंगी, और इंचार्ज उसे वहाँ की लाइब्रेरी में जाने देता है, जहाँ जाकर प्रभा मन लगाकर पढ़ने लगता है। इसके कुछ दिनों बाद प्रभा को पता चलता है कि असली मर्डर तो पकड़ा गया है और प्रभा के माँ बाप भी उसे बेल दिलाने आए थे, इसलिए प्रभा को पुलिस वाले जाने देते हैं। अब हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ टीचर बच्चों से पूछती है कि इस बार रिजल्ट में टॉप किसने किया। तब प्रभा वहाँ पर खड़ा होता है और उसे देखकर टीचर हैरान हो जाती है। तब टीचर प्रभा से पूछती है कि बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो प्रभा कहता है कि मैम मुझे हर कोई एक आरोपी की नजर से देखता है, भले ही मैंने कुछ किया हो या ना किया हो। बस मेरा कसूर इतना है कि मैं वाली नगर से आता हूँ, इसलिए मैं अब ऐसा इंसान बनूंगा जो इस नजरिए को बदल सके। इस पर टीचर कहती है कि मैं जानती हूँ जो तुम चाहोगे वो बन जाओगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक बच्ची को देखते हैं जो एक लॉयर के पास आती है और कहती है कि प्रभा भैया मेरे पापा को पुलिस ने अरेस्ट किया है। यानी अब प्रभा बड़ा होकर एक लॉयर बन चुका है। फिर कोर्ट में एक आदमी के ऊपर चोरी का केस चल रहा होता है, जहाँ दूसरी साइड का वकील कहता है कि इस आदमी ने आईजी सर के घर में चोरी की है, क्योंकि उस दिन आईजी सर और उनकी वाइफ शहर से बाहर जा रखे थे। तब इसने खिड़की से घुसकर 3 लाख रुपए और कुछ गहने चुराए हैं। पर उसी समय आईजी सर जैसे ही घर आ रहे थे तब उनकी बीवी ने इस आदमी की शक्ल देख ली और ये सब प्रभा बैठा सुन रहा था। फिर वो वकील कहता है कि सर इसकी उंगलियों के निशान और घर में मिली उंगलियों के निशान भी सेम है, इसलिए हमें इसकी रिमांड दीजिए, हम सच उगलवा लेंगे। अब जब प्रभा की बारी आती है तो वो सीधा कहता है कि सर मेरे क्लाइंट ने ही चोरी की है। ये सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं कि ये कैसा वकील है जो अपने क्लाइंट को ही फंसा रहा है। फिर प्रभा कहता है कि सर आप इन्हें जाने दीजिए, ये आदमी उनका चुराया हुआ सारा सोना और पैसा लौटाने को तैयार है। ये सुनकर जज कहते हैं तो तुमने पहले क्यों नहीं लौटाया? तो प्रभा कहता है कि सर इन्होंने सोचा तो यही था, पर बाद में पता चला कि चुराए हुए सारे गहने नकली हैं। ये सुनते ही आईजी की बीवी खड़ी हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि सारी ज्वेलरी गोल्ड की थी। तब प्रभा जज को एक सर्टिफिकेट देता है कि ये जौहरी ने दिया है कि सारी ज्वेलरी नकली थी। और प्रभा कहता है कि हमने पुलिस को सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि पुलिस फिर मेरे क्लाइंट को परेशान करती, इसलिए हम ये मामला कोर्ट में निपटा रहे हैं। पर ये सुनने के बाद आईजी की बीवी हल्ला करने लगती है, तो जज उन्हें कटघरे में आकर बयान देने के लिए कहते हैं और आईजी की बीवी कटघरे में आ भी जाती है, जिसे पहले उनका वकील रोक रहा था। अब प्रभा आईजी की बीवी से पूछता है कि हम सच तो बता रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो आईजी की बीवी कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसने असली गहने चुरा कर नकली गहने दिखाए हैं। तब प्रभा कहता है कि आपके घर दोपहर 2 बजे चोरी हुई थी और जब ये जौहरी के पास गए तो 3:30 बज रहे थे। अब इतने कम समय में सेम वैसी ही नकली ज्वेलरी कहाँ से आ जाएगी? यह सुनकर आईजी की बीवी घबराने लगती है और कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे असली गहने चाहिए। फिर प्रभा आईजी की बीवी को अपनी बातों में फंसाने लगता है कि ये किसी भी तरह से सच बोल दे, और वो अपने क्लाइंट से पूछने लगता है कि चोरी करने के बाद क्या हुआ था बताओ। और वो आदमी बताता है कि दीवार टाप कर मैं जाने लगा तो मैं इन मैडम से टकराया, जिस पर वो औरत कहती है कि नहीं तुम मुझसे कब टकराए थे? उसी समय आईजी का वकील कहता है कि मैडम को थोड़ा तैयार होने दीजिए ना, और जज कहते हैं सच बोलने के लिए कैसी तैयारी? फिर जज पूछते हैं कि आप सच बताइए कि आपने इस आदमी को देखा था या नहीं, क्योंकि अब आप अपने बयान से बार बार बदल रही हैं। तब औरत कंफ्यूज हो जाती है और पकड़ी न जाए इसलिए कहती है कि ये आदमी वो नहीं था, वो तो छोटा सा और गोरा आदमी था। अब जब सच सामने आता है तो प्रभा कहता है कि सर ये पूरा केस ही फेक है। असल में हुआ ये था कि आईजी सर के घर में चोरी हुई और चोर जब पकड़ा नहीं गया तो आईजी सर को अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए जब मेरा क्लाइंट वहाँ से गुजर रहा था तो इन्हें इस इल्जाम में फंसा दिया गया और बाद में जाकर ये फिंगरप्रिंट वगैरह घर में लगाए गए सबूत के नाम पर। बाद में आईजी सर ने अपनी बीवी को भी इस आदमी को पहचानने के लिए कहा था
इसलिए सारा खेल खेला गया। अब ये सब सुनने के बाद जज साहब उस आदमी को छोड़ देते हैं। तब प्रभा कहता है कि सर, मेरे क्लाइंट पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाने के लिए उन्हें 3 लाख रुपए तो मिलने ही चाहिए, और जज भी इस बात का ऑर्डर दे देते हैं। अब केस जीतने के बाद प्रभा अपने सीनियर से जाकर मिलता है, जो उसकी खूब तारीफ करते हैं कि तुम धीरे धीरे काफी पक्के वकील बन चुके हो। उसी समय उनके सामने से एक बहुत बड़ा वकील गुजरता है, जिसे सब लोग बड़ी इज्जत से ही देखने लगते हैं। और प्रभा का सर कहता है कि ये तुम्हें ही इतने गौर से देख रहा था। लेकिन प्रभा कहता है कि सर, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो 4 लड़कों को प्लान समझा रहा होता है कि आज रात ही हमें उस आदमी को टपकाना है। और हमें पता चलता है कि उन 4 लड़कों में से 2 लड़के वाली नगर के हैं। फिर वो आदमी उन्हें प्लान बताकर पैसे के साथ थोड़ा नशीला पाउडर भी दे देता है, जिसे देखकर वो लोग मान जाते हैं और रात को मिलेंगे कहकर चले जाते हैं। इधर हम एक इवेंट को देखते हैं जहाँ पर कंपटीशन की तैयारी चल रही थी और उसे प्रभा अपने साथियों के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करवा रहा था। तभी उसे एक बच्चा आकर बताता है कि भैया, अपने लोग लड़ रहे हैं, और प्रभा उन्हें बचाने के लिए निकल जाता है। इस साइड हम 3 लड़कों को देखते हैं जो एक आदमी को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे, और वो आदमी किसी तरह से अपनी जान बचा रहा था। थोड़ी देर में वो तीनों उस आदमी को पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो उसे मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पर प्रभा पहुंच जाता है। और हम देखते हैं कि ये तो शूटिंग चल रही थी जिसको पैसा टीवी नाम के चैनल के लिए एक लड़की लड़के के साथ मिलकर शूट कर रही थी। तब प्रभा पूछता है कि क्या है ये सब, और वो आदमी बताता है कि हम लोग इस इलाके पर अपने स्पेशल शो में यहाँ की कहानी दिखा रहे हैं, जो पिछले हफ्ते एक मर्डर हुआ था उसी का लाइव वर्जन। पर प्रभा अपने ही लोगों पर भड़कने लगता है कि हम अपनी बस्ती की इमेज बदलने में लगे हुए हैं और तुम तीनों इन लोगों की बातों में आकर टीवी पर ये सब दिखाओगे। तब वो आदमी कहता है कि सर, हम इस हफ्ते अपने इस इलाके के बारे में डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाले थे, आप भी देखिए। फिर हमें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं जिसका टाइटल होता है लेबल। यहाँ पता चलता है कि नॉर्थ मद्रास में ये लेबल शब्द एक अलग ही मायने रखता है, क्योंकि इस एरिया में 2 लेबल ही चलते हैं, सेंगटून लेबल और एक अय्या लेबल, जिसमें सेंगटून लेबल ड्रग्स, रियल एस्टेट, मर्डर जैसे बिजनेस संभालता है। उसमें भी इसके 2 बड़े हाथ हैं, रथलम और आदि। वही दूसरा लेबल है अय्या लेबल, जिसे कोई नहीं जानता, पर हर क्रिमिनल केस में उसी का नाम जुड़ा होता है और कहा जाता है कि वो एक वकील है। उसके सारे काम उसका खास आदमी बंक सुरेश संभालता है और उसकी पूरी गैंग वाली नगर से तैयार होती है, क्योंकि लेबल यहाँ के लड़कों के लिए एक बहुत बड़ी उपाधि है, जिसको पाकर ये लोग पूरे शहर पर राज करते हैं और वो बिंदास कहीं भी खा पी सकते हैं, और पैसे मांगने पर लेबल का नाम ही काफी है। इसलिए वाली नगर का हर लड़का इसी लेबल को पाना चाहता है। ये देखने के बाद प्रभा अब उन लोगों पर ही भड़क जाता है कि नॉर्थ मद्रास में चोरी और मर्डर के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिला दिखाने को। तब वो लड़की कहती है कि आप मुझे मेरा काम ना सिखाओ, मुझे पता है मुझे क्या दिखाना है और क्या नहीं, क्योंकि मैं इसकी प्रोड्यूसर हूँ। ये देखकर प्रभाव से कहता है कि ये मीडिया लाइन ना औरतों के लिए सेफ नहीं है। यहाँ पर लड़कियों को बड़ी पोजीशन पाने के लिए मर्दों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे भी किसी ने इसके बारे में कुछ ऐसा ही बताया था। तभी सुनने के बाद वो लड़की प्रभा पर ही भड़क जाती है कि किसी एक की गलती के कारण तुम सब लड़कियों को गलत कैसे कह सकते हो, और वो प्रभा को सुनाने लगती है। ये सुनकर प्रभा कहता है कि हम भी तो यही कर रहे हैं, अपनी पहचान को बदलने की कोशिश, क्योंकि अब तक पुरानी गलतियों के कारण मेरी बस्ती का नाम पहले से ही खराब है और तुम उसी पर शो बना रहे हो। कभी हमारे नॉर्थ मद्रास के बारे में अच्छी साइड भी तो दिखाओ, या सिर्फ बुरी ही दिखाते रहोगे। ये सुनकर वो लड़की शांत हो जाती है। फिर हमें रात को कंपटीशन का सीन दिखाते हैं जहाँ कई सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने आए थे, और यहाँ रिपोर्टर भी प्रभा के साथ आ जाती है और यहाँ प्रभा उसे बताता है कि यहाँ बच्चे अब भटके नहीं, इसलिए मैंने इसका आयोजन किया है बच्चों को नई दिशा दिखाने के लिए। इसके बाद प्रभा अपने काम में लग जाता है और वो रिपोर्टर उस इवेंट पर शो शूट करने लगती है। फिर इसके बाद लाइन से कई सारे कंपटीशन होते हैं, जिसमें रेस से लेकर कबड्डी तक शामिल था। अब जब एक रेस का समय आता है तो प्रभा उस रेस में 2 लड़कों के नाम इंक्लूड करवाता है जो कि भागने में काफी अच्छे थे, और हम देखते हैं कि ये तो वही लड़के हैं जो दोपहर में किसी को मारने का प्लान बना रहे थे और वो रात को उसी काम को निपटाने जा रहे थे। पर अब माइक में अनाउंस होने के बाद वो लोग रेस में आ जाते हैं और फिर रेस शुरू होती है और ये लोग आसानी से जीत भी जाते हैं। इसके बाद सब लोग मिलकर प्रभा की तारीफ करते हैं और ये सब वो रिपोर्टर वहाँ खड़ी देख रही थी। फिर प्रभा के पास उसका दोस्त आता है जो पूछता है कि तूने जज बनने के लिए अप्लाई किया या नहीं। तब उसका दोस्त उसे जज के लिए अप्लाई करवा देता है। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जो लड़कों का इंतजार ही कर रहा था, पर वो लड़के तो यहाँ कंपटीशन में बिजी थे। तब वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, हम तीनों ही मिलकर अपने शिकार को मार देंगे। अब जैसे इन लोगों का टारगेट वहाँ से गुजर रहा होता है, ये तीनों उस पर हमला कर देते हैं, पर वो आदमी जैसे तैसे इन तीनों को ईंट मारकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एक पुलिस वाला आकर एक आदमी को फोन देकर जाता है और ये आदमी बंक सुरेश है, जो अपने किसी भैया से बात करके बताता है कि वो शिकार हमारे हाथ से निकल गया, यानी जो आदमी अभी बच के निकला था उसे यही लोग मरवाना चाहते थे। उसी समय हम उस आदमी को देखते हैं जो सड़क किनारे जान बचाकर जा रहा था। तभी एक बाइक वाला आता है और उसका गला काट कर चला जाता है। फिर फोन वाला आदमी उससे कहता है कि तुम पता लगाओ सुरेश, गलती कहाँ पर हुई, और यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम वाली नगर के ही 2 लड़कों को देखते हैं, वीरा और कुमार, जो कि एक आदमी को मारने की प्लानिंग करते हैं। और वीरा कहता है कि अगर हमें लेबल चाहिए तो ये काम करना ही होगा। फिर जैसे ही वो बाइक से आदमी आ रहा होता है तब ये दोनों बंदूक निकालकर उसे शूट करने वाले होते हैं। तब पीछे से आकर पुलिस वाला इन दोनों को पकड़ लेता है और इनके 2 साथी दूर से ही देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब शाम के समय प्रभा इंस्पेक्टर से मिलने आता है और कहता है कि मैं वाली नगर से हूँ और उन दोनों लड़कों को बचाने आया हूँ। इस पर पुलिस वाला कहता है कि हम कल कोर्ट में इन्हें ले जाएंगे
वहीं से इन्हें बचा लेना। पर प्रभा कहता है कि ये दोनों जवान लड़के हैं, इनका जीवन बर्बाद हो सकता है। तब पुलिस वाला कहता है कि ये लोग समाज के लिए धब्बा हैं, जो छोटे बच्चों के सामने मर्डर करने वाले थे। और प्रभा कहता है कि ये लोग भी सर पढ़े लिखे हैं, पर नौकरी न मिलने के कारण अब लेबल के पीछे भागते हैं ताकि इनका नाम ऊपर हो जाए और सब जगह इनकी इज्जत हो। फिर प्रभा कहता है कि आप आज इन्हें FIR करके रिमांड पर ले जाएंगे, लेकिन फिर ये लोग भी गुंडे ही बनकर रह जाएंगे, इसलिए प्लीज इन्हें जाने दीजिए और सजा देनी है तो इनके परिवार वालों को एक बार बुला लीजिए। पुलिस वाला भी प्रभा की बात समझता है और इन दोनों के परिवार को बुला लेता है, जहाँ वीरा और कुमार की माँ आकर इन्हें डंडे से खूब मारती है और पुलिस वाला इन्हें जाने देता है। इसके बाद प्रभा अब अपने घर आता है, जहाँ उसके पापा माँ के लिए ब्लाउज सिल रहे होते हैं और कहते हैं कि तेरी माँ के जन्मदिन पर सरप्राइज दूंगा। फिर जब प्रभा खाना खा रहा होता है तो वो अपनी माँ से पूछता है कि ये पापा को क्या हो गया, और वो बताती है कि ये मुझे सरप्राइज देने के लिए कुछ सिल रहे हैं, तुम उन्हें मत बताना कि मुझे सब पता है। और ये जानकर प्रभा हंसने लगता है। फिर हम उसी रिपोर्टर महिता को देखते हैं, जिस पर उसका बॉस चिल्ला रहा होता है कि मैंने तुम्हें वाली नगर की तड़कती भड़कती न्यूज लाने के लिए कहा था और तुम ये बनाकर लाई हो, इसे तो कोई भी देखने नहीं वाला। इस पर महिता कहती है कि वाली नगर के बारे में तो लोग पहले से ही बुरा सोचते हैं, मैं तो बस वहाँ की सच्चाई दिखा रही थी कि वहाँ भी कई बदलाव हुए हैं और बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। तब उसका बॉस कहता है कि मुझे मत सिखाओ और ऐसा करो, पैसे तो बर्बाद हो ही चुके हैं, इसलिए इसे हमारे पेज पर अपलोड कर दो और अगर ये वायरल हुआ तो तुम काम कंटिन्यू करना, वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। फिर हम प्रभा को एक बूढ़ी औरत के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि प्रभा के सर रंगा सर की माँ होती है और उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए प्रभा उन्हें दिखाने लाया था। वहाँ वो प्रभा से कहती हैं कि तेरे रंगा सर शादी कर लें तो मुझे भी आराम मिल जाएगा। उसी समय वहाँ पर रंगा आ जाता है, जो अपनी माँ की बीमारी पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ था, और प्रभा कहता है कि थोड़ा बुखार था बस। फिर अब प्रभा और रंगा आपस में बात करते हैं कि मुझे एक बंदे ने बड़े केस के लिए बुलाया था, इसलिए मैं आने में लेट हो गया। और बातों बातों में रंगा कहता है कि परम शिवम सर से मेरी बात हुई और यहाँ पता चलता है कि परम शिवम उस एरिया का सबसे बड़ा वकील था, जो प्रभा को अपनी टीम में हायर करना चाहता है। और रंगा कहता है कि एक बार तू उसके साथ काम करेगा ना तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन प्रभा ऐसा करने से मना कर देता है कि वो सिर्फ लेबर का केस ही लड़ता है और मैं उससे दूर ही रहना पसंद करूंगा। तब रंगा उसे बताता है कि ये मत भूलना कि उसके साथ रहने से तुम्हारे पास पावर और पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन प्रभा कहता है कि सर मुझे पैसे और पावर नहीं चाहिए, मुझे तो बस वाली नगर की पहचान बदलनी है। यह कहकर प्रभा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम प्रभा को वाली नगर के कंपटीशन में देखते हैं, जहाँ वीरा और कुमार उसी के साथ थे और प्रभा उन्हें कहता है कि तुम दोनों इसी कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराने में हमारी मदद करो, और काम बताकर प्रभा अपने बाकी काम को संभालने लगता है। फिर जब ये दोनों लड़के कंपटीशन के बारे में समझ रहे होते हैं, तभी वीरा को एक लड़की दिखती है और इन्हें देखकर हमें समझ आता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद प्रभा पर एक लड़का आता है और उसे एक लेटर देता है, और वो लेटर पढ़ते ही प्रभा सीधा वहाँ के लॉ चेयरमैन के पास चला जाता है कि ये लेटर क्यों भेजा है, जिसमें लिखा था कि प्रभा की क्रिमिनल हिस्ट्री है। तब प्रभा कहता है कि मुझे गलती से पुलिस वाले पकड़ ले गए थे और एक हफ्ते बाद असली कातिल भी पकड़ा गया था, तो मुझे छोड़ दिया गया, तो सर इस लेटर में मुझे फ्रॉड क्यों बताया गया है। इस पर वो चेयरमैन कहता है कि एक हफ्ते बाद वो लड़का पकड़ा गया, यानी कि उस लड़के को पैसे दिए गए थे जब जाकर उसने सरेंडर किया होगा। यह कहकर वो बताते हैं कि इसीलिए फ्रॉड का इल्जाम लगा है। तो प्रभा कहता है कि सर मैं बेकसूर हूँ, आप मुझे बताइए ये कंप्लेन मेरे खिलाफ किसने करी। और चेयरमैन कहता है ये मुझे नहीं पता, पर अब तुम खुद को बेकसूर साबित करो तब ये केस बंद होगा। प्रभा भी कहता है तो मेरे जज के एग्जाम का क्या होगा। तो चेयरमैन बताता है कि एग्जाम तो तुम दे सकते हो, बस इंटरव्यू और वेरिफिकेशन से पहले ये केस सॉल्व कर लेना। यानी अब प्रभा को उस मर्डर करने वाले लड़के को ढूंढना है ताकि वो सच्चाई चेयरमैन के सामने बता सके। और प्रभा ये सोचता हुआ वहाँ से चला जाता है कि वो अब ये कैसे करेगा। फिर प्रभा ये सब जाकर रंगा सर से बताता है और वो कहते हैं कि अब हमें उसी लड़के को ढूंढना पड़ेगा, उसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। और बातों बातों में रंगा सर कहते हैं कि इस केस को खोद कर निकालने वाला कौन होगा जो तुम्हारे पीछे पड़ा है। तब प्रभा कहता है कि पहले हम इस केस को निपटाते हैं, फिर उसे ढूंढेंगे, क्योंकि मेरे लिए मेरा सपना बहुत जरूरी है जो कि मेरी बस्ती से जुड़ा है। अब रात के समय महिता वाली नगर के कंपटीशन की वीडियो वहाँ सब लोगों को दिखा रही थी और वहाँ प्रभा भी बैठा था। इसके बाद प्रभा और महिता बात करने साइड में आते हैं और प्रभा कहता है कि पॉजिटिव साइड दिखाने के लिए थैंक यू। वहाँ महिता भी कहती है कि तुमने ही मेरी उस दिन आंखें खोली थी। फिर हम वीरा और कुमार को देखते हैं जो साइड में खड़े होकर बातें कर रहे थे, लेकिन तभी सब लोगों पर कोई कांच की बोतल मारने लगता है और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद गुंडे आकर वीरा और कुमार को घेर लेते हैं मारने के लिए और यहाँ ये दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं, पर लोग ज्यादा थे इसलिए दोनों को ही पकड़ लिया जाता है, जिन्हें आकर प्रभा बचाता है और यहाँ इन सब की भयानक लड़ाई होती है। फिर जैसे एक आदमी प्रभा को मारने वाला होता है, तभी वीरा और कुमार आकर उस आदमी को चाकू से मार देते हैं, जिससे वो आदमी प्रभा के सामने ही मर जाता है और प्रभा बस शौक में ही देखता रह जाता है कि इन्होंने ये क्या कर दिया। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में अब वीरा और कुमार पर इसी मर्डर का केस चल रहा होता है
जो कि रंगासर लड़ रहे थे, और वो ये प्रूफ करते हैं कि इन्होंने सेल्फ डिफेंस में उसे मारा है। लेकिन तभी ऑपोजिशन वाला लॉयर कहता है कि ये लोग गुंडे हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले उसी आदमी को मारने की कोशिश की थी, और हमें यहाँ समझ आता है कि ये वही आदमी था जिसे वीरा और कुमार पहले मारने वाले थे, लेकिन वहाँ पुलिस ने आकर उन्हें रोक लिया था। इसके बाद जज उन दोनों को रिमांड पर रखने के लिए कह देते हैं कि इन दोनों का कुछ दिन बाद न्याय किया जाएगा। अब जेल जाने के बाद पुलिस वाला कुमार और वीरा को सीधा बंक सुरेश के पास लेकर जाता है, जो कि इन दोनों को अपने साथ रहने के लिए कहता है, क्योंकि जिस आदमी को उन्होंने मारा था वो सेंगटून लेवल का आदमी तमिल सेवन था। और फिर जेल में कुमार और वीरा आराम से रहने लगते हैं। इसके बाद हम महिता को देखते हैं जो प्रभा के घर आती है, क्योंकि कल रात को उसका फोन वहीं पर छूट गया था, जहां प्रभा उसे अंदर बुलाता है और अपने मम्मी पापा से भी मिलवाता है। तब प्रभा उसे फोन देता है और प्रभा की माँ उसे नाश्ता करवाती है। अब इधर जेल में वीरा और कुमार की माँ उनसे मिलने आती है, जिसके बाद ये दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे थे। तभी एक आदमी तेजी से भागकर बंक सुरेश के पास आता है और बताता है कि इस बार भी हमारे आदमी उसे नहीं मार पाए। ये जानते सुरेश उस पर भड़कने लगता है कि तुम सब एक आदमी को नहीं मार पाए, और ये सब वीरा और कुमार दूर से सुन रहे थे। इसके बाद जब पुलिस वाले सारे कैदियों की हाजिरी लगा रहे होते हैं, तब कुमार उस आदमी से पूछता है कि किसे मारने की बात हो रही थी, और वो बताता है पथलम को, जो कि सेंगटून लेबल में काफी बड़ा नाम है और कई सारी जमीन और होटलों का मालिक है। साथ ही वो बताता है कि वो उस एरिया में 17 साल से राज कर रहा है, जिसे कोई भी छू नहीं सकता। यहाँ तक कि उसे जितने भी लोग मारने गए उसने सबको मौत के घाट उतार दिया, और अभी हाल ही में भी 9 बाहर के हत्यारों को बुलाया गया था। और हम देखते हैं कि पतलम उन सबको भी बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। ये बताने के बाद वो सब अपने अपने जेल में चले जाते हैं। फिर इस साइड जब प्रभा अपने ऑफिस में होता है, तब उसके पास महिता आती है और उसे एक पेन ड्राइव देती है, जिसमें वो पूरी वीडियो महिता के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। और उसी सबूत के कारण कोर्ट मान लेता है कि वीरा और कुमार ने सेल्फ डिफेंस में उस आदमी को मारा था, और ये दोनों जेल से रिहा हो जाते हैं। अब प्रभा उन दोनों को लेने आता है और कहता है कि अब तुम कुछ दिनों तक यहाँ से गायब ही रहना, वरना जिसे तुमने मारा है उसके लोग तुम्हें परेशान करेंगे। बाकी सब मैं देख लूंगा, बस तुम्हें रोज थाने जाकर हाजिरी देनी होगी। जिसके बाद ये सब ऑटो में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि लेबल का भूत कुमार और वीरा के मन से अभी भी उतरा नहीं था। फिर प्रभा गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन होम जाता है अपने केस के बारे में जानकारी लेने, और वहाँ उसे फाइल में से मर्डर करने वाले लड़के और उसका एड्रेस मिल जाता है, जिसका नाम नागेंद्रन था। इसके बाद प्रभा जाकर पुलिस वाले से मिलता है, जो कि प्रभा की मदद करने के लिए मान जाता है और कहता है कि गोलकीपर की डिटेल मुझे दे दो, मैं सब पता करके बताता हूँ कि वो अब कहाँ है। इस साइड वीरा और कुमार जब एक ढाबे में दारू पी रहे होते हैं, तब वहाँ कुमार वेटर पर हुक्म चलाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ दूसरी गैंग आती है और वो वेटर उन लोगों की चापलूसी में लग जाता है। तब वीरा उस वेटर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जाकर और दारू लेकर आ, पर वो वेटर कहता है कि पहले पैसे दो फिर दारू लाऊंगा। लेकिन वीरा वेटर का ही गला पकड़ लेता है, जिस वजह से दुकान का मालिक आकर उसे गालियां देने लगता है और कहता है कि पहले पैसे निकाल। इस बात पर वीरा कहता है कि तू मुझसे पैसे मांगेगा, मैं बंक सुरेश लेबल का आदमी हूँ। जिसको सुनकर सामने बैठी गैंग हंसने लगती है और इन दोनों की खूब बेइज्जती भी करती है, जिसको सुनने के बाद वीरा और कुमार चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं कि इन्हें अपनी औकात हम बता कर रहेंगे। अब रात के समय पुलिस वाला बंक सुरेश को फोन देकर जाता है, जहाँ उसके वकील परम शिवम का फोन आया था और वो पूछता है कि तुमने 2 लड़कों को पतरम को मारने के लिए कहा है क्या। लेकिन सुरेश को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब हम देखते हैं कि वो 2 लड़के कोई और नहीं बल्कि वीरा और कुमार थे, जो पतरम को मारने की परमिशन लेने आए थे ताकि उन्हें बंक सुरेश का लेबल मिल सके। लेकिन सुरेश इस बात पर उन पर भड़क जाता है कि वो पतलम तुम बच्चों के हाथों से नहीं मरने वाला, इसलिए मेरे लेबल का नाम खराब नहीं होना चाहिए और तुम इस मामले से दूर ही रहो। पर परम शिवम सुरेश को फोन पर समझाता है और सुरेश कहता है कि आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही करिए। जिसके बाद परम शिवम दोनों से कहता है कि पतलम को आज तक कोई भी नहीं मार पाया, वो एक हैवान है, लेकिन वो कहते हैं कि हम उसे मार कर ही आएंगे। और वो दोनों पतलम को मारने चले जाते हैं और जाने से पहले कहते हैं कि हमें बस बंक सुरेश लेबल चाहिए। इसके बाद कुमार और वीरा एक जगह पर जाकर कुछ लोगों के साथ पतलम को मारने का प्लान करते हैं, जहां बस्ती से एक लड़का आकर कहता है कि मैं भी साथ चलूंगा, मुझे भी वो लेबल चाहिए, इसलिए जो चाहे मुझसे करवा लो। और फिर ये सब पतलम को मारने की प्लानिंग कर लेते हैं। अब अगली सुबह हम पतलम को देखते हैं, जो अपने घर से होटल की ओर जाने के लिए निकलता है। तभी पतलम के घर पर वही लड़का मुंह ढककर बोतल फोड़कर आग लगा देता है और वहाँ से भाग निकलता है। इधर हम प्रभा को देखते हैं, जो कि उस गोलकीपर नागेंद्रन का ही पता कर रहा था, और यहाँ पर पता चलता है कि जब वो जेल गया था तो उसके बाप को मार दिया गया था और उसकी माँ जान बचाकर वहाँ से भाग गई थी। अब इस साइड घर में आग लगने से पतलम वापस आता है और अपनी बीवी बच्ची को कहता है कि तुम डरो मत, ये सब तो होता ही रहता है, अब मैं चलता हूँ, आज मेरी जरूरी डील है। तब उसका आदमी कहता है कि चलें, और पतलम अपने कुछ आदमी को लेकर वहाँ से चला जाता है कि हमें किसी भी हाल में ये डील पूरी करनी ही है। इसके बाद अब पतलम को हाईवे पर पुलिस वाला रोकता है और कहता है कि आगे एसीपी सर चेकिंग कर रहे हैं। ये सुनकर पतलम कहता है कि हथियार लेकर तुम दूसरे रास्ते से आओ, और वो अपने एक आदमी के साथ एक टैक्सी से निकल जाता है। अब थोड़ी दूर आते ही उस टैक्सी को एक गाड़ी ठोक देती है और उसमें से कुमार और वीरा निकलकर पतलम को मारने लगते हैं। लेकिन पतलम को मारना इतना आसान नहीं था
और अभी तो उसका साथी भी जिंदा था। इसलिए यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और कुमार पहले उसी के साथी को जान से मार देता है। इस साइड हम प्रभा को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन आया था और वहाँ पुलिस वाला बताता है कि वो आदमी का पता चल गया है जो जेल से निकलने के बाद और भी मर्डर करने लगा और फिर एक लेबल का हिस्सा बन गया। तभी इधर वीरा और कुमार मिलकर पथलम को मारने लगते हैं, लेकिन पथलम मरने का नाम ही नहीं लेता और वो दोनों को ही पटक पटक कर मारता है। फिर मौका मिलते ही ये दोनों चाकू से पथलम को जान से मार देते हैं। यहाँ पुलिस वाला बताता है कि वो नागेंद्रन कोई और नहीं बल्कि सेंगटून लेबल का राइट हैंड पथलम ही है, जो अगर मिल जाए तो तुम्हारा केस सॉल्व हो जाएगा और तुम जज बन पाओगे। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में बंक सुरेश के पास एक आदमी आकर बताता है कि उन दोनों ने पथलम को मार दिया और फिर सुरेश सीधा अपने हेड को फोन करके ये न्यूज बता देता है। अब ये आदमी कौन है इसके बारे में हमें नहीं बताया, पर जरूर यह लेबल का सबसे खास आदमी होगा। और पथलम के मरने के बाद ये सब काफी खुश थे। यहाँ प्रभा को भी पथलम के मर्डर के बारे में पता चल गया था और वह इससे दुखी था। इसके बाद हम वीरा और कुमार को परम शिवम के पास देखते हैं जो उन दोनों को डांट रहा था कि तुमने पथलम को मारकर तो अच्छा किया, लेकिन तुमने कहा था कि उसे हाईवे पर मारोगे, तो वो फ्लाईओवर पर कैसे पहुंचा? क्योंकि वो एरिया सेंगटून लेबल के सबसे खास पुलिस वाले अरुल कुमार का इलाका है। तब हम अरुल कुमार को देखते हैं जो कि एक अपराधी को बहुत ही बुरी तरह से पीट कर उस पर गर्म पानी डाल देता है, यानी ये अरुल इन सब का भी बाप है। फिर परम शिवम कहता है कि वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा, इसलिए यहाँ से कहीं गायब हो जाओ। इसके बाद कोर्ट में जब प्रभा आ रहा होता है तब उससे महिता मिलती है जो किसी मिनिस्टर की न्यूज कवर करने आई थी और फिर ये दोनों चाय पीने चले जाते हैं। वहाँ महिता पूछती है कि तुम उन दोनों लड़कों से इतनी हमदर्दी क्यों रखते हो, जिस पर प्रभा कहता है कि वो लड़के काफी अच्छे हैं पर गलत रास्ते पर ना चले जाएं इसलिए डरता हूँ। ये सब सुनकर महिता प्रभा की काफी तारीफ करती है और हमें समझ आता है कि महिता प्रभा को पसंद करने लगी है और फिर कुछ ही दिनों में इन दोनों का रिलेशन भी शुरू हो जाता है। अब एक दिन जब प्रभा कहीं जा रहा होता है तब उस पर पुलिस वाले का फोन आता है जो उसे कहता है कि तुम्हें व्हाट्सएप पर एक नंबर भेजा है, उस पर कॉल करके वहाँ चले जाओ, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और फिर प्रभा उसी नंबर वाले आदमी के घर चला जाता है और वहाँ देखता है कि उस आदमी की तो दोनों टांगे गायब है और वो आदमी प्रभा से बताता है कि मैं काफी तेज दौड़ता था, इसलिए मुझे वो लोग लेबल का हिस्सा बनाना चाहते थे और मेरे जुड़ने के कुछ साल बाद मेरा ये हाल हो गया। फिर वो कहता है कि जिन्हें भी लगता है कि लेबल से जुड़ने के बाद वो राजा की तरह रहेंगे, एक बार उन्हें मुझसे मिलवा देना। अब ये सब कहने के बाद वो आदमी प्रभा जिसको ढूंढ रहा था सबका पता लगाने का वादा करता है कि कुछ ही दिनों में आपको उन चारों लड़कों का पता चल जाएगा जिन्होंने बचपन में आपके सामने मर्डर किया था। फिर जैसे प्रभा वहाँ से निकलता है तो वही पुलिस वाला कॉल करके बताता है कि वीरा और कुमार 2 दिन से पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने नहीं आए हैं और प्रभा ये सुनते ही उन्हें ढूंढने चला जाता है। फिर वो उन दोनों की माँ से मिलता है और वो बताती है कि वो तो दोनों ही कई दिनों से नहीं आए। अब शाम के समय प्रभा के घर पर उसी लड़के की माँ उसे मारते हुए लाती है जो वीरा और कुमार के साथ पथलम को मारने में शामिल था, क्योंकि इस लड़के ने पथलम के घर पर बॉटल फेंक कर आग लगाई थी। तब वो लड़का जिसका नाम किरुबा था वो प्रभा को सारी बात बताता है कि वीरा और कुमार के कहने पर मैंने पथलम के घर पर पेट्रोल बम फेंका था, जिसके बाद उन्होंने उसे मार दिया। तब किरुबा की माँ तो प्रभा से उसे सजा दिलाने के लिए कहती है, पर प्रभा उसे साइड में ले जाकर समझाता है कि पथलम के आदमी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इसका नाम बाहर आने नहीं दे सकते और वो किरुबा को घर में छुपे रहने के लिए कहता है। फिर प्रभा सीधा अपने एक जानकार कांस्टेबल को फोन करके पूछता है कि पथलम के केस में कुछ पता चला क्या, और वो बताते हैं कि वीरा और कुमार नाम के 2 लड़कों का मर्डर करने के जुर्म में नाम आया है, लेकिन इंस्पेक्टर ने उनका नाम FIR में नहीं लिखा, यानी हो सकता है कि ये लोग जल्द ही मारे जाएंगे। तभी प्रभा सीधा परम शिवम को कॉल करके कहता है कि वीरा और कुमार कहाँ हैं, और परम शिवम उन्हें पहचानने से मना कर देता है। तब प्रभा कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने उन्हें छुपाया होगा, इसलिए उन्हें कह देना कि उनकी जान को खतरा है और जल्द से जल्द कोर्ट में सरेंडर कर दे। इसके बाद परम शिवम भी वीरा को कॉल करके कहता है कि तुम दोनों कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दो, लेकिन वहाँ लेबल का नाम नहीं आना चाहिए। तब वीरा पूछता है कि आप ही तो हमारा केस लड़ेंगे ना, और ये सुनते परम शिवम बहाने बना देता है कि मुझे काम से बाहर जाना है, इसलिए अभी के लिए कोई दूसरा वकील ढूंढ लो, मैं बाद में आकर देखता हूँ। और फिर ये दोनों कई सारे वकीलों के पास जाते हैं पथलम के मर्डर केस में सरेंडर करने, पर कोई भी इनका केस लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि पथलम के आदमी उसे भी मार सकते थे। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, पर इन्हें कोई भी वकील नहीं मिलता। तब एक दिन वीरा और कुमार देखते हैं कि परम शिवम तो यहीं पर है, लेकिन वो भी इनका केस जानबूझकर नहीं ले रहा। अब इसके बाद हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर पथलम के कई सारे आदमी खड़े थे, क्योंकि अंदर वीरा और कुमार थे और उनका केस किसी वकील ने ले लिया था। तब अरुल कुमार जाकर देखता है कि ये केस तो प्रभा ही लड़ रहा है और उन दोनों ने कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया है, जिसके कारण जज ऑर्डर देते हैं कि लड़के जेल में एकदम सेफ होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। और अब अरुल कुमार को ना चाहकर भी इन दोनों को सेफली जेल तक पहुंचाना पड़ता है, जहां वो पथलम के किसी भी आदमी को हाथ तक लगाने नहीं देता। फिर जाते जाते अरुल उन सबको बताता है कि जो ऊपर से देख रहा है ना, वह इन दोनों का वकील है। और फिर जैसे ही प्रभा वहाँ से जाने लगता है, सब लोग उसी की फोटो लेने लगते हैं ताकि इसको ये लोग अपने ग्रुप में फैला
सके और मौका मिलते ही जान से मार दे। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में अब वीरा और कुमार जेल में पहुंच चुके थे, जहां उनसे बंक सुरेश मिलता है और उनकी खूब तारीफ भी करता है कि अब तुम लेवल के आदमी बन चुके हो। जिसके बाद जेल में इन दोनों की हर कोई इज्जत करता है और ये लोग जेल में राजा की तरह रहते हैं, जो कि वीरा और कुमार को काफी अच्छा लग रहा था। फिर एक दिन इन दोनों की माँ इनसे मिलने आती है और ये उन्हें भी हड़का देते हैं कि हम यहाँ जेल में आराम से हैं, तुम ज्यादा चिंता ना करो। इधर हम प्रभा को देखते हैं जो एक ढाबे से खाना खाकर निकल रहा था। तब उससे कुछ लड़के आकर बदतमीजी करने लगते हैं और प्रभा के जवाब देते ही ये उस पर हमला भी कर देते हैं। जिसके बाद प्रभा इन सारे लड़कों को पीट कर वहाँ से भगा देता है और फिर थोड़ी देर बाद प्रभा पर परम शिवम का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि उन लड़कों से लड़ने के बाद चोट तो नहीं आई। फिर वो कहता है कि वो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए समय रहते हमसे हाथ मिला लीजिए ताकि तुम्हारी जान बच पाए। पर प्रभा कहता है कि मैं किसी भी लेबल से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा और वो फोन काट देता है। अब रात के समय प्रभा अपनी माँ को कहीं ले जा रहा होता है और उसकी माँ बार बार पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर प्रभा कुछ भी नहीं बताता। फिर थोड़ी दूर आने के बाद प्रभा की माँ देखती है कि वहाँ तो प्रभा के पापा खड़े हैं और वहाँ वो उसकी माँ को एनिवर्सरी पर सरप्राइज देते हैं, जहाँ महिता भी आई हुई थी और ये सब मिलकर एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन प्रभा के ऑफिस में वीरा और कुमार की माँ आती है और वो बताते हैं कि जेल जाने के बाद भी उनके मन में कोई पछतावा नहीं है और वो लेबल से जुड़ गए हैं। यह कहकर वो रोने लगती हैं। फिर वो बताते हैं कि लेबल उन्हें चाहिए था, पर यहाँ तो हम पे ही खूनी की माँ का लेबल लग गया। तब प्रभा कहता है कि मैं देखता हूँ, आप चिंता मत करिए। इसके बाद रात के समय प्रभा के मम्मी और पापा मेला घूमने गए हुए थे और वो प्रभा को भी आने के लिए कहते हैं, पर प्रभा मना कर देता है कि मैं आज बिजी हूँ, नहीं आ पाऊंगा। जिसके बाद प्रभा को चढ़ाने के लिए ये दोनों एक फोटो उसे भेज देते हैं। तब प्रभा फोटो में देखता है कि कुछ लड़के उसके माँ पापा को ही देख रहे हैं, यानी कि इन दोनों की जान खतरे में है। तब प्रभा सीधा अपने पापा को फोन करके कहता है कि मैं आ रहा हूँ, तब तक आप भीड़ में ही रहिएगा। उसी समय प्रभा की माँ कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है और उसके पापा भी उन्हें लेकर चले जाते हैं। अब जब प्रभा की माँ टॉयलेट जाती है तभी वहाँ कुछ गुंडे आकर प्रभा के पापा पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं कि प्रभा के पापा तो उन सबको बड़ी बुरी तरह से पीट रहे हैं। इसके बाद वो लड़के के गले पर चाकू रखकर कहते हैं कि अपने बॉस से कह दे कि जिसे मारने के लिए भेजा है उसका नाम पीटर मुर्गेसन लेबल है, और ये नाम सुनकर उनका बॉस उन्हें पीछे हटने के लिए कह देता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। उसी समय प्रभा की माँ भी बाहर आती है और फिर ये दोनों मेला घूमने लगते हैं, जहाँ इन्हें अब प्रभा भी मिल जाता है, जो इनसे पूछता है कि आप ठीक तो है ना, और वो बताते हैं कि हाँ, यहाँ तो मजे से घूम रहे हैं। फिर प्रभा के पापा किसी काम से चले जाते हैं और प्रभा और उसकी माँ घर आ जाते हैं। अब रास्ते में प्रभा की माँ बताती है कि कुछ गुंडे हमें घूर रहे थे, पर जब मैं टॉयलेट से वापस आई तो वो वहाँ से भाग गए। तब प्रभा कहता है कि वो चोरी करने आए होंगे और पापा ने उन्हें पीट कर भगा दिया होगा। इसके बाद हम मुर्गेसन को देखते हैं जो अपने पास्ट के बारे में ही सोच रहा था और इधर प्रभा भी कुछ सोचता है और अपने परिवार की भलाई के लिए वो परम शिवम को फोन करके उसके लेवल में शामिल होने के लिए मान जाता है, यानी कि अब अय्या लेवल का केस प्रभा ही लड़ेगा और ये जानकर परम शिवम भी खुश था। अब अगले दिन प्रभा कोर्ट आता है वीरा और कुमार का ही केस लड़ने, ताकि उन्हें जमानत दिलवा पाए, और ये सब वो परम शिवम के कहने पर ही कर रहा था। तब कोर्ट की हियरिंग से पहले जब प्रभा अकेला बैठा था तब उसे उसकी क्लास टीचर नजर आती है और वो उन्हें बताता है कि मैं वही प्रभा हूँ जो वाली नगर से आता है, और टीचर उसे देखकर बहुत खुश होती है कि प्रभा ने जैसा कहा था वो उसी राह पर चल रहा है। फिर प्रभा बताता है कि मैं कुछ ही दिनों में जज भी बनने वाला हूँ, और टीचर कहती है कि तुम जज बनने के बाद हमारे स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट जरूर आना, ताकि बच्चे तुमसे इंस्पायर हो पाए। ये सब कहकर वो तो चली जाती है और प्रभा भी सोच में पड़ जाता है कि मैं सही कर भी रहा हूँ या नहीं। इसके बाद अब वीरा और कुमार की हियरिंग का समय आ जाता है, लेकिन प्रभा अब कोर्ट में केस लड़ने जाता ही नहीं, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी लेबल का केस नहीं लड़ेगा। तब परम शिवम प्रभा को कॉल करके कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें केस लड़ना चाहिए था। और प्रभा कहता है कि इतना ही केस लड़वाना है तो अपने मालिक अय्या से लड़वा लो, वो भी तो एक वकील है ना, और पता नहीं कहाँ चुप के बैठा है वो डरपोक। ये कहकर वो फोन काट देता है। इसके बाद हम किरुबा को देखते हैं जिसे प्रभा एथलीट बनाने के लिए उसे ट्रेनिंग दिलवाने लाता है ताकि वो अच्छी राह पर चल सके, और ये देखकर किरुबा की माँ काफी खुश होती है। फिर अगले दिन जब अरुण कुमार अपने ऑफिस में बैठा था तब एक आदमी आकर बताता है कि वो वकील प्रभा जज का एग्जाम दे रहा है, और फिर वो उसे एक फाइल भी देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही प्रभा अपना एग्जाम देकर बाहर आता है तो अरुण उसे बताता है कि तुम्हारा वो बचपन का केस रीओपन हो गया है, और पता चला है कि तुमने पथलम को इसलिए मरवाया ताकि वो तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दे सके और तुम जज बन पाओ, क्योंकि उस टाइम पर तुम्हारे साथ 4 लड़के थे और तुम सबने मिलकर वो मर्डर किया और फिर जुवेनाइल चले गए थे, है ना। फिर इसी केस के लिए प्रभा को अरुण अपने साथ ले जा लेता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में एक पुलिस स्टेशन पर 2 लड़के आते हैं और वो पथलम को मारने के इल्जाम में खुद को सरेंडर कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हर पुलिस स्टेशन पर कोई 2 लड़के आते हैं और इसी के इल्जाम में खुद को सरेंडर करते जाते हैं, जिसके बारे में जानकर सारे पुलिस वाले हैरान थे। अब अरुण कुमार जिसके अंडर ये केस था उसे कमिश्नर बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या पोजीशन इस केस की, पर अरुण कुमार कहता है कि कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला है और ये मामला लेबल का है, इसलिए कोई मुंह भी नहीं खोल रहा। जिसके बाद वीरा और कुमार को रिहा कर दिया जाता है, जहाँ उनकी बेल रंगा ही करवाने आया था, क्योंकि वो अय्या लेबल से जुड़ चुका है। अब बाहर आने के बाद वीरा और कुमार की उनके सारे लोग इज्जत करते हैं और लेबल में ऊंचा नाम बनने के कारण उन्हें एक बाइक भी दे दी जाती है ताकि वो आराम से घूम सके। इसके बाद हम किरुबा को देखते हैं जहाँ उसका रेस कॉम्पिटिशन था और वो उसे बड़ी आसानी से जीत जाता है, और किरुबा के कोच उसकी माँ से कहते हैं कि आपका बेटा बहुत ही अच्छा भागता है, ये बहुत आगे जाएगा, और ये सुनकर उसकी माँ काफी खुश होती है। अब यह वीरा अपनी बाइक से सीधा अपनी माँ के पास आता है, लेकिन उसकी माँ तो उसकी तरफ देखती भी नहीं और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है।
वहाँ इधर कुमार भी अपने घर आता है और वहाँ ताला लगा था। तब पड़ोसी बताती है कि तुम्हारी माँ तो ये जगह छोड़कर काफी पहले जा चुकी है, जिसको जानकर कुमार उदास हो जाता है। इसके बाद हम धोती में एक आदमी को देखते हैं जो सेंगटून का खास आदमी था और फिर वहाँ सेंगटून आता है जिससे मिलने आदि और इंस्पेक्टर राहुल कुमार आए थे। वह सेंगटून कहता है कि जिसने भी पथरम को मरवाया है हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और फिर वो ऐलान कर देता है कि जो भी बंक सुरेश को मारेगा उसे मैं पथरम की जगह दूंगा। और फिर अगले ही दिन बंक सुरेश को उसका वकील रिहा करवा लेता है और ये बात जानकर आदि सोचता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उससे पथरम का बदला जो लेना है। यहाँ महिता से मिलने प्रभा आता है और वो बताती है कि मैंने वो न्यूज की जॉब छोड़ दी है क्योंकि वो लोग पैसों के लिए काम करते थे और सारे सच छुपाते थे। फिर वो कहती है कि अब मैं खुद का एक डिजिटल चैनल खोलूंगी जिस पर सारी सच्चाई बताया करूंगी और प्रभा भी उसे इनकरेज करता है। इसके बाद हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ प्रभा के साथी आपस में बात कर रहे थे और वो बताती है कि प्रभा सर एक मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं, क्योंकि जिस पुलिस वाले ने उन पर नकली केस थोपा था उन्होंने पुलिस वाले द्वारा बनाए गए इसी तरह के कई सारे नकली केस ढूंढ निकाले हैं और वो उन केसेस को सीधा आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। इसके बाद हम कोर्ट में देखते हैं जहाँ प्रभा वर्सेस अरुण कुमार का केस चल रहा था और वहाँ प्रभा के असिस्टेंट बताती है कि सर तो आज बीमार है इसलिए नहीं आ पाएंगे और जज उसे अगली तारीख दे देते हैं। वहीं हम प्रभा को देखते हैं जो तबीयत का बहाना बनाकर बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा था। अब जब यहाँ अरुण कुमार अकेले बैठा होता है तब वो ये सोच कर डरने लगता है कि कहीं उसका सच प्रूफ हो गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए वो सीधा प्रभा से मिलने आ जाता है और बड़े प्यार से प्रभा से कहता है कि सर ये केस वापस ले लीजिए। पर प्रभा कहता है कि ये सब तो तुम्हें लोगों को झूठे केस में फंसाने से पहले सोचना चाहिए था। तब अरुण बताता है कि मैंने आपको नहीं फंसाया बल्कि आपकी तो जुवेनाइल की डिटेल मुझे दी गई थी ताकि मैं आपको फंसा सकूं। और प्रभा पूछता है कि ऐसा करवाने वाला कौन है। तब अरुण बताता है अय्या, जिसको जानकर प्रभा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उसके पीछे संगठन लेबल पड़ा है, लेकिन यहाँ तो गेम ही उल्टा है। फिर प्रभा का दूसरा असिस्टेंट आकर पूछता है कि ये त्यागराजन कौन है और वो कहता है कि इसी को सब लोग अय्या कहते हैं। जिसके बाद ये लोग त्यागराजन की डिटेल निकालने में लग जाते हैं और फिर असिस्टेंट प्रभा को बताता है कि त्यागराजन जब वकील था तब उसने 2 मर्डर किए थे और पुलिस वाले के पास उसके फिंगरप्रिंट भी हैं। इसी के बाद से वो अय्या बनकर एक लेबल बन गया, हालांकि कोई ये नहीं जानता कि वो दिखता कैसा है। फिर वो बताता है कि अब 16 साल बाद उसने एक मंत्री का मर्डर भी किया था और फिर मंत्री के दबाव के कारण पुलिस अय्या को ढूंढने लग गई थी, जिसके कारण उन्होंने अय्या के खिलाफ नकली केस भी तैयार किया और उंगलियों के निशान भी वहाँ छोड़ दिए ताकि किसी तरह से अय्या को फंसा कर पकड़ा जाए। पर अय्या तो वकील था इसलिए उसने अपना दिमाग लगाया और ऐसे लॉयर की तलाश करने लगा जो पुलिस के बनाए हुए सारे नकली केसेस को लोगों के सामने ला पाए और इसीलिए वो आपके पीछे पड़ा था क्योंकि ये काम आप ही कर सकते थे। और ये सब सुनने के बाद प्रभा को भी समझ आने लगता है कि इसीलिए उसके पुराने केस को खोला गया, उस पर झूठा इल्जाम भी लगाया गया ताकि प्रभा डर के मारे अय्या लेबल ज्वाइन कर ले। इसके बाद हम परम शिवम को देखते हैं जो चुपचाप एक फैक्ट्री में जाता है और हमें समझ आता है कि शायद वो अय्या लेबल से ही मिलने आया है जिसे हम नहीं देख पाते। फिर सच जानने के बाद प्रभा भी कहता है कि इन्हें तो अब मैं सबक सिखा कर रहूंगा। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम प्रभा को देखते हैं जो लोगों से मिल कर कुछ बातें कर रहा था और फिर वो अपने जानने वाले इंस्पेक्टर से मिलता है जो उसे बताते हैं कि ये लोग केस फाइल करने को तैयार हैं। अब ये कौन सा केस है इसका पता हमें आगे चलेगा। फिर हम पथरम के आदमी को देखते हैं जो प्रभा को मारने की प्लानिंग करने लगे थे क्योंकि इनका कहना था कि वो हर काम में टांग अड़ा रहा है। इसके बाद जब प्रभा कोर्ट में होता है तब उस पर वही लेबल के आदमी का फोन आता है जो उसे तीनों लड़कों की डिटेल देने वाला था और वो बताता है कि तुम्हारे साथ जो 4 लड़के बचपन में जेल गए थे उनमें से एक पथरम था जो कि मारा गया और उनमें से 2 तो किसी लेबल से जुड़ गए और बचा एक जो कहाँ गायब हो गया उसका कहीं पता ही नहीं चला। फिर वो कहता है कि वो लोग कहाँ मिलेंगे मैं ये सब पता करके बताता हूँ। तभी वहाँ प्रभा के पास रंगा सर अपनी कार से आते हैं और वो प्रभा को लिफ्ट देते हैं। अब कार में प्रभा रंगा सर से बात ही नहीं करता पर रंगा कहता है कि गुस्सा क्यों हूँ, अगर मैं उस लेबल से ना मिलता तो कोई और वकील वीरा और कुमार को बाहर निकलवा लेता और इससे तो मेरा ही फायदा हुआ ना जो आज मैंने ये कार ले ली और अब अच्छा पैसा भी कमा रहा हूँ। पर प्रभा कहता है कि सर ये सब क्राइम है, लेकिन रंगा कहता है कि कब तक वो छोटे छोटे केस लड़कर गरीबों की जिंदगी जीता रहूंगा, इसलिए माँ का ख्याल रखने के लिए मुझे ज्वाइन करना ही पड़ा। फिर ये दोनों रंगा की माँ को हॉस्पिटल लेने आ जाते हैं जहाँ पर प्रभा ने महिता को भी बुला लिया था क्योंकि इन्हें कहीं और जाना था। यह हम आदि के घर पर एक आदमी को आते हुए देखते हैं जो आदि के राइट हैंड से बताता है कि कल बंक सुरेश अपनी गुफा से बाहर निकलेगा और वो आदमी कहता है कि हम उसे मारकर पतलम की जगह ले लेंगे। इधर अब रंगा अपनी माँ को हॉस्पिटल से लेकर बाहर आता है और जैसे ही वो अपनी कार लेने जाता है तब रंगा की माँ प्रभा से कहती है कि मुझे डर लगने लगा है क्योंकि रंगा पर आजकल काफी सारे पैसे आ रहे हैं, कहीं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। तभी वहाँ रंगा आ जाता है और वो चली जाती है और फिर प्रभा और महिता भी साथ में किसी काम से जाने लगते हैं। तभी एकदम से प्रभा देखता है कि कुछ लड़के प्रभा का पीछा कर रहे हैं और वो महिता को जाने के लिए बोलकर स्कूटी से कूदकर दूसरी ओर भागने लगता है। इधर अब बंक सुरेश भी एक ऑटो में बैठकर कहीं जा रहा था और उसके पीछे वही आदि के गुंडे लगे हुए थे। फिर आगे चलकर बंक सुरेश ऑटो से निकलकर खड़ा हो जाता है और जैसे ये लोग उसे मारने आते हैं तब वीरा और कुमार भी उसी ऑटो से निकलते हैं जो वहाँ मौजूद सारे गुंडों को एक एक करके बहरे में से मार देते हैं। इधर हम प्रभा को भी देखते हैं जो उन गुंडों से किसी तरह से बचकर भाग रहा था और वो भागते भागते उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ वीरा और कुमार थे। तब प्रभा पर हमला होता देखकर ये दोनों उन गुंडों को भी जान से मार देते हैं और प्रभा बस खड़ा देखता रह जाता है। फिर प्रभा वहाँ से जाने लगता है तब वीरा उसे अपने साथ लेकर आता है और बंक सुरेश से मिलवाता है कि हमारे भैया हैं और बंक सुरेश प्रभा से कहता है कि तुम्हारी ये बस्ती के दोनों शेर बहुत ही खतरनाक हैं और वीरा और कुमार हंसने लगते हैं। तब प्रभा तो कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चुपचाप
चुपचाप चला जाता है। इसके बाद हम वीरा की माँ को देखते हैं, जिसके पास वीरा की गर्लफ्रेंड आती है और वो प्रेग्नेंट थी। तब उसकी माँ कहती है कि मेरे बेटे के चक्कर में मत पड़ो, वरना तुम्हारी हालत और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी, क्योंकि वो जिस रास्ते पर है वहाँ से लौट पाएगा या नहीं कोई नहीं जानता। और ये सुनकर वो चली जाती है। अब सेंगटून और आदि आपस में बातें कर रहे थे कि उन लोगों ने हमारे इतने लोगों को मार दिया, इसलिए हम भी शांत नहीं बैठने वाले। और इधर हम देखते हैं कि यहाँ वीरा से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है। तब वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ये सुनकर वीरा के होश उड़ जाते हैं और वीरा बच्चे को गिराने की बात करता है, लेकिन वो लड़की उसी पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम सुरेश को अय्या के खास आदमी के साथ ही देखते हैं, जो कह रहा होता है कि पथलम के जाने के बाद उसका एरिया पर हमारा राज हो गया है, और वो कहता है कि शादी को भी मरवा दो ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए। तब सुरेश भी कहता है कि उन सबको लाइन से मारेंगे, जिसके बाद ये दोनों प्रभा को लेकर कुछ बात करने लगते हैं। अब इसके बाद अगले दिन जब प्रभा अपने काम से जा रहा होता है, तब उसे वीर और कुमार आकर मिलते हैं, जो उसे कहता है कि जिन्होंने आप पर हमला किया था वो आपको मारने फिर से आ सकते हैं, इसलिए वो प्रभा के प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ हर जगह जाने लगते हैं। और प्रभा भी उन्हीं के साथ जा जाकर अपने सारे काम निपटाता है। फिर प्रभा वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वीरा और कुमार भी अपने काम से निकल जाते हैं। जिसके बाद ये सीधा बंक सुरेश के पास आते हैं और वो इनसे पूछता है कि तुम कहाँ थे, जिस पर वो कहते हैं कि हम प्रभा भैया को प्रोटेक्ट कर रहे थे और हमने उन्हें आराम से पुलिस स्टेशन छोड़ दिया। ये सुनते ही बंक सुरेश उन दोनों पर भड़क जाता है और बताता है कि इस प्रभा ने एक ऐसा प्लान बनाया है कि सारे लेबल ही बंद हो जाएंगे, और ये जानकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। तब परम शिवम बताता है कि अय्या के हाथों जितने भी परिवार के लोग मारे गए हैं उन सबसे जाकर प्रभा मिला और उसने एक ग्लाइडर पर सबके साइन करवा लिए कि इन मर्डर के पीछे अय्या का ही हाथ है, जिसकी वजह से अब केस अय्या पर होगा और पुलिस उनके पीछे पड़ जाएगी। तब वीरा कहता है कि कितने लोगों ने केस किया है, आप नंबर बता दो, मैं सबको काट डालूंगा। और वो बताता है कि टोटल 167 फैमिली है। फिर परम शिवम कहता है कि उसके इस केस से बचने का कोई भी तरीका नहीं है। यहाँ हम प्रभा को देखते हैं जो ये केस करने के बाद पुलिस स्टेशन से निकल रहा होता है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में रंगा सर प्रभा से मिलने आते हैं और वहाँ प्रभा रंगा सर को सुनाने लगता है कि मैं अय्या के ऊपर से ये केस वापस नहीं लेने वाला। तब उसके सर बताता है कि मैं इसलिए नहीं आया हूँ, बल्कि ये बताने आया हूँ कि शनिवार को बंक सुरेश की बर्थडे पार्टी है और उसमें सारे वीआईपी लोग आएंगे, और हो सकता है कि इस बर्थडे पार्टी में जिन 3 लोगों में से 2 लोगों को अपने केस की गवाही देने के लिए ढूंढ रहे हो वो भी आए। इसलिए मैं ये सब बताने आ गया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम पर से ये केस जल्दी से हट जाए और तुम एक जज बन पाओ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वही अय्या का आदमी बंक सुरेश को फोन करता है कि सेंगटून अब हमारे बिजनेस में टांग अड़ा रहा है, और सुरेश कहता है कि ठीक है, मैं उसका जल्द से जल्द इंतजाम करता हूँ। इसके बाद हम वीरा और कुमार को देखते हैं जो वहीं के ग्राउंड पर आते हैं और वहाँ किरूबा भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। तब वीरा किरूबा को अपने पास बुलाता है और जैसे वो उसके पास आने लगता है तो 2 लड़के आकर किरूबा का गला काट कर चले जाते हैं, जिसको देखकर इन सब के होश उड़ गए थे और फिर ये सब मिलकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब हॉस्पिटल में हम किरूबा को देखते हैं जो जिंदा तो बच गया था पर उसकी हालत काफी नाजुक थी, और वहाँ उसकी माँ प्रभा को कहती है कि मेरा बेटा अब सही राह पर चल रहा था, फिर भी इन लोगों ने उसका ये हाल कर दिया और ना जाने कब तक ये नए नए लेबल आते रहेंगे। ये सब देखकर प्रभा भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर किरूबा को देखने बंक सुरेश आता है और प्रभा उसे अंदर जाने ही नहीं देता और वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। इसके बाद अब प्रभा अपने घर पे जब सो रहा था तब उसे एकदम से महिता आकर जगाती है और बताती है कि रंगा सर को किसी ने मार दिया है, और वो जाकर देखता है कि उनकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। अब रंगा की मौत के बाद वीरा का भी दिमाग घूम जाता है और वो समझ जाता है कि ये काम सेंगटून लेबल वालों का है, जो कि अब उनकी पूरी गैंग के पीछे पड़ चुके हैं। इसलिए वो वहाँ सारे लोगों को भड़काने लगता है कि अब रंगा के जाने के बाद हम शांत नहीं बैठेंगे और लाइन से सबको काट डालेंगे। तभी वहाँ पर बंक सुरेश आता है और कहता है कि हम ऐसे ही कोई वॉर चालू नहीं कर सकते, और अगर तुम में इतना ही दम है तो जाकर सेंगटून को खत्म कर दो, बाकी गैंग अपने आप खत्म हो जाएगी। और वीरा भी अब सेंगटून को मारने का विचार कर लेता है। इधर अब घर में प्रभा अपने फोन पर बार बार रंगा सर की चैट देख रहा था और वो जब ध्यान से देखता है तो इसे कुछ समझ आता है, जिसके बाद वो जाकर महिता और अपने साथियों को पूरी बात बताता है कि रंगा सर ने मुझे पहले उन दोनों लड़कों की फोटो भेजी थी जिनसे प्रभा गवाही दिलवा सकता है, लेकिन उसके 2 घंटे बाद उन्होंने एक ऑडियो भेजी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने देख लिया। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब रंगा सर ने काफी ज्यादा शराब पी ली थी तो वो सीधा सुरेश के कमरे में चले आते हैं और वहीं पर बैठा था अय्या, जिसको देखकर रंगा कहता है कि आप अय्या तो नहीं, और ये सुनते ही सब डरने लगते हैं, यानी कि रंगा ने अय्या को देख लिया था। और प्रभा भी यही अनुमान लगाता है कि शायद इसलिए उन्होंने रंगा को मरवा दिया। तब हम देखते हैं कि जब रंगा सर प्रभा को वॉइस मैसेज से बता रहे थे कि उसने अय्या को देखा है, तभी पीछे से उसे कोई मार देता है। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में वीरा सेंगटून को मारने की प्लानिंग कर रहा था और वो देखता है कि कुमार बहकी बहकी बातें कर रहा है। असल में कुमार को अब अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा था कि उसने लेबर के लालच में कितने सारे लोगों को मार डाला। तभी वीरा को कोई फोन पर इन्फॉर्मेशन देता है और वो कुमार को लेकर सीधा सेंगटून को मारने चला जाता है। फिर वहाँ सेंगटून की गाड़ी के पास पहुँचते ही वीरा उस पर बम फेंक कर मारता है, जिससे भयानक धमाका तो होता है और वो सोचता है कि सेंगटून मारा गया, लेकिन तभी वो देखता है कि कार तो बुलेट प्रूफ थी जिस पर जरा भी असर नहीं हुआ था, और ये देखकर ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वीरा वापस आकर सोचने लगता है कि गलती कहाँ हुई, क्योंकि वो बम सही एंगल से मारा जाता तो सेंगटून न बचता। और कुमार बताता है कि मैंने ही बाइक जानबूझकर गलत लगाई थी। तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कुमार प्रभा और उसके पापा के पास खड़ा था और वो बताता है कि मैं भी एक जमाने में काफी सारे मर्डर कर चुका हूँ, लेकिन इस लेबल की दुनिया में कुछ भी नहीं रखा। फिर वो कहते हैं कि सुनने में आया है कि तुम सेंगटून को मारने वाले हो, अगर तुम्हें लेबल का सच जानना है तो तुम दोनों बस एक बार सेंगटून को छोड़कर देखो, तुम्हारे अपने लेबल के लोग तुम्हें कैसे मारने
मारने आएंगे। और यहाँ हमें पता चलता है कि एक टाइम पर प्रभा के पापा ने टोटल 87 लोगों को जान से मारा था, लेकिन अपने परिवार के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अब वीरा ये सब सुनने के बाद इसी बारे में सोच रहा था, तभी उसे बंक सुरेश फोन करके अपने पास बुला लेता है और वहाँ वीरा सब कुछ बंक सुरेश को बताता है कि कुमार की गलती के कारण सेंगुटन बच गया। इस पर सुरेश कहता है कि कुमार को ही खत्म कर दो, और इस बात से वीरा के होश उड़ जाते हैं और वो सुरेश को समझाता है कि कुमार को वो नहीं मार सकता। तब सुरेश उसे वहाँ से भगाने लगता है कि तू नहीं मारेगा तो किसी और से मरवाऊंगा उसे। जिसके बाद वीरा कहता है कि कुमार ने ये सब प्रभा के कहने पर किया है, और सुरेश कहता है कि कुमार को बचाना है तो प्रभा को जान से मार दे। अब अगले दिन प्रभा जब कहीं जा रहा होता है तब उसे मारने के लिए वीरा भी उसी के पीछे था, और प्रभा भी मिरर से उसे आता हुआ देख लेता है और आगे जाकर उसी का इंतजार करने लगता है। तब प्रभा को सामने देखकर वीरा वहाँ से भाग जाता है, और प्रभा भी कोर्ट पहुंचकर अय्या के ऊपर सारे केसेस जज को बताता है और फाइल भी दिखाता है। जिसके बाद जज सारे सबूतों को देखकर फैसला सुनाते हैं कि त्यागराजन, जिसे सब लोग अय्या कहते हैं, उसने टोटल 167 लोगों को मारा है, इसलिए पुलिस उसे एक हफ्ते में गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे। और ये सब वहाँ परम शिवम गुस्से में सुन रहा था। इसके बाद अब प्रभा के जज का रिजल्ट भी आ जाता है और वो एग्जाम में पास हो गया था, जिसको ये सब सेलिब्रेट भी करते हैं। तब महिता पूछती है कि अब क्या होगा, और वो बताता है कि आगे इंटरव्यू और वेरिफिकेशन होने बाकी हैं, जिसमें रंगा सर ने 2 लोगों की फोटो भेजी थी, उनसे मिलकर गवाही दिलवानी होगी। इधर हम कुमार को देखते हैं, जिसके पास वीरा आता है और कुमार कहता है कि आजकल अकेला ही घूम रहा है। अब वो बताता है कि बंक सुरेश ने बुलाया था, और कुमार कहता है कि मुझे मारने के लिए कहा होगा, है ना। ये सुनकर वीरा भी हैरान हो जाता है कि तुझे कैसे पता। या कुमार वीरा को सब बताता है कि रंगा सर को सेंगुटन लेबल ने नहीं बल्कि बंक सुरेश ने ही मरवाया था, क्योंकि रंगा सर ने अय्या को देख लिया था। साथ ही वो कहता है कि उन्हें हमारी जान की कोई कदर नहीं है, जब तक हमसे काम चलेगा तब तक वो हमें जिंदा रखेंगे, वरना हमें भी मरवा देंगे। ये सुनकर वीरा बताता है कि मैंने तो प्रभा भैया को मारने के लिए अपने आदमी भेज दिए हैं। तभी हम प्रभा को देखते हैं, जिसे कुछ गुंडे घेर लेते हैं। इधर कुमार भी कहता है कि अपने आदमियों को प्रभा भैया से दूर रहने के लिए कहे, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ कई सारे सेंगुटन लेबल के लोग आ जाते हैं, जिन्हें सेंगुटन ने ही वीरा और कुमार को मारने के लिए भेजा था, जिसमें वही पुलिस वाला अरुण कुमार भी शामिल था। फिर ये सारे लोग एक साथ इन दोनों पर हमला कर देते हैं, और ये दोनों एक एक करके सभी लोगों को चाकू से मारते चले जाते हैं। तभी अरुण कुमार भी वीरा के चाकू मार देता है, और बदले में वीरा अरुण को ही खत्म कर देता है। अब चाकू लगने से वीरा की हालत भी काफी नाजुक हो गई थी। इधर हम प्रभा को देखते हैं, जो पहले तो उन गुंडों से बचकर भाग रहा था, लेकिन फिर वो उन गुंडों को पीटना शुरू करता है, और फिर उनसे वीरा का पता पूछकर सीधा वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। अब जैसे प्रभा वीरा और कुमार के पास आता है तो देखता है कि यहाँ तो लाशों का ढेर लगा है, और उनमें वीरा और कुमार भी शामिल थे। यहाँ पर एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वीरा और कुमार जिंदा हैं, जिन्हें प्रभा मरम पट्टी करवा कर अपने घर ले आता है ताकि वो यहाँ पर सेफ रहें। फिर थोड़ी देर बाद प्रभा को बाहर किसी की आवाज आती है, और वो जैसे ही बाहर आता है तो लाइट चली जाती है। उसी समय प्रभा सामने खड़ी कार के पास जाता है और देखता है कि ये तो उन दोनों लड़कों की लाश है, जिन्हें वो गवाही दिलवाने के लिए ढूंढ रहा था। और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि अब वो क्या करेगा। अब अगले दिन वीरा से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है, और वो उसे खूब सुनाती है कि बड़ी जल्दी अकल आ गई, न अपनी माँ के बारे में सोचा न अपने होने वाले बच्चे के बारे में, और वह यहाँ वीरा की खूब बेइज्जती करके चली जाती है। इधर हम बंक सुरेश को देखते हैं, जो अब दोनों लड़कों को लेबल में शामिल करने के लिए तैयार कर रहा था, और वो लड़के भी लेबल के लालच में हाँ कर देते हैं। इधर अब सेंगुटन पर खबर आती है कि वीरा और कुमार जिंदा बच गए हैं, और वो आदि को गालियां सुनाने लगता है कि ये काम नहीं कर पाया। जिसके बाद सेंगुटन के साथ वाला आदमी गाड़ी रोककर 2 नंबर करने चला जाता है, और वहाँ आदि और सेंगुटन अकेले थे। तब आदि गुस्से में चाकू निकालता है और सेंगुटन को खत्म कर देता है, क्योंकि अब उसे सेंगुटन की पावर चाहिए थी। यहाँ सुरेश दोनों लड़कों को ड्रग्स देकर वहाँ से जा रहा था, और वो दोनों लड़के नशे में झूम रहे थे। तभी गेट खोलते ही सुरेश को कोई मार देता है, और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि किरुबा की माँ है, जो अपने बेटे का बदला लेने आई थी। इसके बाद यहाँ जब वो आदमी सेंगुटन के पास वापस आता है तो देखता है कि वहाँ खून पड़ा है, और आदि उसे मारकर वहाँ से भाग गया है। ये देखकर वो लड़का वहाँ पागल सा हो जाता है। अब अगले दिन हम प्रभा को देखते हैं, जिसका आज इंटरव्यू था, और वहाँ जज उससे जुवेनाइल जाने के बारे में पूछते हैं। तब प्रभा सब सच बताता है कि मैं बचपन में बस खेल रहा था और मुझे मर्डर करने के इल्जाम में पुलिस पकड़ ले गई। तब इंटरव्यूअर पूछते हैं कि इसका कोई गवाह नहीं है क्या, और वो बताता है कि जितने भी गवाह थे उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा, पर एक गवाह था पालीवेल, उसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारा इलाका इतना खराब था तो उसे छोड़ा क्यों नहीं, जिस पर प्रभा कहता है कि इलाका तो इंसानों से बनता है, और मैं अब कुछ बना हूँ तो बाकी सारे लोगों को भी सुधार दूंगा। यहीं पर ये इंटरव्यू खत्म होता है। अब जब प्रभा घर आ रहा होता है तब उस पे एक कॉल आता है कि अय्या वाला केस वापस ले लो, और फिर वो वीरा और कुमार को मारने की धमकी देता है, जिससे सुनकर प्रभा उन दोनों को घर में आकर ढूंढने लगता है, और महिता आकर बताते हैं कि वीरा और कुमार तो मजिस्ट्रेट ऑफिस गए हैं खुद को सरेंडर करने के लिए। तब प्रभा अपने असिस्टेंट से पता करवाता है कि वीरा और कुमार वहाँ आए हैं क्या, और वो बताता है कि यहाँ तो कोई नहीं आया, और ये जानकर प्रभा की हालत खराब हो जाती है कि अब उन दोनों का क्या होगा। अब अगले दिन कोर्ट में अय्या की केस की हियरिंग थी, जहाँ प्रभा और भी सबूत ढूंढ कर लाया था, और जज ये ऑर्डर देते हैं कि त्यागराजन को पुलिस नहीं पकड़ पाई, इसलिए ये केस सीबीआई को सौंपा जाता है। अब कोर्ट से निकलकर प्रभा के पास अय्या का खास आदमी आता है और पूछता है कि वो दोनों लड़के
के मिले क्या, और वो प्रभा को अपने साथ ले जा लेता है। फिर रास्ते में जाते जाते वो कहता है कि अय्या को आज तक बहुत कम लोगों ने देखा है, वो अपनी मर्जी से ही लोगों के सामने आते हैं। और साथ ही वो कहता है कि अब उन दोनों लड़कों के साथ तुम्हारे पापा भी घर से गायब हो चुके हैं, पर तुम डरो नहीं, अभी तक हमने उन्हें नहीं मारा। इसके बाद वो आदमी प्रभा को एक फैक्ट्री के पास लाता है जहाँ पर आदि पहले से ही बंधा पड़ा था, और वो प्रभा के सामने ही आदि का गला काट कर उसे जान से मार देता है। और फिर वो कहता है कि अय्या के खिलाफ जो भी सर उठेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अब इसके बाद प्रभा भी अपनी चाल चलता है और बताता है कि मैं जानता हूँ कि अय्या कौन है, और हम देखते हैं कि अय्या कोई और नहीं बल्कि यही आदमी है जो अय्या का खास आदमी बनने का नाटक कर रहा था। और सच जानकर अय्या भी डरने लगता है कि इसे मेरे बारे में कैसे पता चला। तब प्रभा कहता है कि मुझे अब उन लड़कों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही मेरे पापा को उठाकर उन लड़कों के पास ले गए, इसलिए अब तक तो उन्होंने उन दोनों को बचा भी लिया होगा। फिर प्रभा कहता है कि पुलिस वालों को भी मैंने यहाँ बुला लिया है, और अय्या कहता है कि मेरे खिलाफ तो कोई सबूत नहीं है कि मैं त्यागराजन हूँ। इस पर प्रभा बताता है कि तुम्हारा 16 साल पहले का फिंगरप्रिंट अभी भी पुलिस वालों के पास है, और इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि तूने ही उस मंत्री को मरवाया था, और सब लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि 167 लोगों को मारने वाला तू ही है। ये सुनने के बाद अय्या के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब मंत्री के आदमी अय्या को नहीं छोड़ेंगे। तब वहाँ पुलिस भी आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है, और अब सारे लेबल यहीं पर बंद हो जाते हैं। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन आता है और रिपोर्ट लिखाता है। तभी प्रभा पर कांस्टेबल का फोन आता है और वो जल्दी से भागकर थाने पहुंचता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सेंगुडन के साथ वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि मर्डर में साथ देने वाला पलिवेली था, और उसे देखकर प्रभा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसकी गवाही से प्रभा निर्दोष साबित हो जाएगा। अब हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ वीरा और कुमार जेल में अपनी सजा काट रहे थे, और यहाँ प्रभा अब जज बन गया है और उसने महिता से शादी भी कर ली है, जिसकी वजह से वाली नगर का नाम प्रभा के अच्छे कामों के लिए फेमस हो रहा था। अब एंड में हम एक आदमी को बंकर से बाहर आते हुए देखते हैं जो किसी लेबल का मालिक था, और एक आदमी कहता है कि आपकी अब जरूरत है। यहीं पर ये वेब सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगला एक्सप्लेनेशन आप कौन सी